नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से दर्पण परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं जो कि जीएस के क्षेत्र में आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना जीएस का पहला सब्जेक्ट, पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इतिहास। आज हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इतिहास है क्या, और इतिहास को हम क्यों पढ़ें, और इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। और इतिहास को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इतिहास आखिरकार क्या है। इतिहास क्या है? सामान्य तौर पे हम समझते हैं या कहते हैं कि इतिहास भूतकाल का एक अध्ययन है, पास्ट का एक अध्ययन है, स्टडी ऑफ पास्ट है। कहने का अर्थ ये है कि आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमारे पूर्वजों ने जो भी गतिविधियां की, जो भी एक्टिविटी की, चाहे वो आपके सामाजिक स्तर पर हों, चाहे वो आपके आर्थिक स्तर पर हों, चाहे वो आपके राजनीतिक स्तर पर हों, चाहे वो आपके धार्मिक स्तर पर हों, इन सभी गतिविधियों का अध्ययन हम इतिहास के अंदर करते हैं। अर्थात संक्षेप में कहें तो इतिहास क्या है कि भूतकाल की घटनाओं का एक संग्रह है, स्टडी ऑफ पास्ट है। स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल का अध्ययन, भूतकाल का अध्ययन, भूतकाल का अध्ययन इतिहास कहलाता है। परंतु इतिहास के अंदर कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, तिथियां हैं, घटनाएं हैं। लेकिन वहीं पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इतिहास न केवल राजा महाराजाओं का होता है, बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था का होता है, इकोनॉमी का होता है, हमारे सोसाइटी का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का होता है। और इसमें विभिन्न पक्षों को हम क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। इतिहास के अंदर एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास हमारे वर्तमान का आधार तय करता है। इतिहास हमारे वर्तमान का आधार तय करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे वर्तमान का आधार तय करता है, क्योंकि जो भी घटनाएं, जो भी गतिविधियां हमारे पूर्वजों ने की, उन गतिविधियों से, उन घटनाओं से हम इतिहास में सीखने का प्रयास करते हैं और वर्तमान का आधार तय करते हैं। जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां हम ना करें, जो अच्छाइयां उन्होंने की उन अच्छाइयों को हम फॉलो करें। इतिहास के अंदर विभिन्न चीज़ों का इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इतिहास में, अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो इतिहास है, इसके जो जनक हैं, इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं। और हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार थे। इन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इतिहास में आपके 3 सेक्शन हम देखते हैं। एक है आपका प्राचीन भारत, एक है आपका मध्यकालीन भारत, एक है आपका आधुनिक भारत। इन तीनों ही सेगमेंट्स को हम यहाँ पर इतिहास के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत के बारे में यदि हम चर्चा करें तो प्राचीन भारत के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो इतिहास है, हमें कैसे पता चले कि ये इतिहास है और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी के लिए
इतिहास के स्रोत होते हैं। इतिहास के स्रोत सर्वप्रथम हम यही जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि ये इतिहास है, आखिरकार इतिहास का अपना कोई स्रोत भी होगा, इसके अपने कुछ सोर्स भी होंगे, जिससे हमें पता चला कि वास्तव में ये इतिहास है। इतिहास के स्रोतों की अगर हम बात करें तो इतिहास के आपके दो प्रकार के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। और दो प्रकार के स्रोतों में एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आपके अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, भवन निर्माण, कब्रें, इनको शामिल किया जाता है। अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, भवन निर्माण और कब्रों को शामिल करते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिन्हें हम खुदाइयों से प्राप्त करते हैं, अर्थात उत्खनन से प्राप्त करते हैं। वहीं पर साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत अगर हम देखें तो साहित्यिक स्रोतों में आपके दो प्रकार के स्रोत हमें देखने के लिए मिलते हैं, देसी और विदेशी। देसी स्रोत और विदेशी स्रोत। देसी स्रोतों में भी हम दो प्रकार के स्रोत यहाँ पर देखते हैं। एक है आपका धार्मिक, दूसरा है गैर धार्मिक। धार्मिक में आपके वेद, रामायण, महाभारत, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी आपके धार्मिक स्रोत कहे जाते हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आपने सुना होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि हमें मौर्य वंश की जानकारी देता है। अर्थात कौटिल्य का एक और नाम है चाणक्य, जिन्हें हम कहते हैं, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। और कौटिल्य जो पुस्तक, कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, वह राजनीतिक सिद्धांतों पर एक लिखी गई क्या है, पुस्तक है। वहीं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी तो हमने अभी देखा कि साहित्यिक स्रोतों में देसी और विदेशी स्रोत। देसी स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक और गैर धार्मिक शामिल किए जाते हैं। धार्मिक स्रोतों में वेद, पुराण, आपके रामायण, महाभारत, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ शामिल होते हैं। वहीं गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। विदेशी स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों में यूनानी, आपके यूनानियों में मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। प्लिनी, प्लिनी ने पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद में चीनी, चीनी के बाद चीनियों में हेनसांग, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। वहीं फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। और अरबी इतिहासकारों में अलबरूनी, जिनके बचपन का नाम अबू रेहान था, फिरदौसी और अलमसूदी, ये सभी आपके विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इतिहास के स्रोतों में हमें यह जानने का
जानने को मिलता है कि आखिरकार जब इन्होंने इतिहास लिखा कि कैसे कैसे हमें इतिहास की जानकारी मिली, कैसे कैसे इन्होंने बताया कि कैसे कैसे इतिहास में जितने भी आपके क्या बोलते हैं उनको कालखंड आए, कैसे कैसे उन चीज़ों से उन्होंने अपने स्रोतों से चीज़ों को जुटाया। जैसे कि मान लीजिए इतिहास के स्रोत में जैसे हमने कहा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। आखिरकार अभिलेख होते क्या हैं? अभिलेख आपके पत्थरों पर लिखे जाते हैं, लकड़ी पर भी लिखे जा सकते हैं और आपके ताम्र पत्रों पर भी लिखे जा सकते हैं। अभिलेख आपके पत्थरों पर भी लिखे जा सकते हैं, लकड़ी पर भी लिखे जा सकते हैं और ताम्र पत्रों पर भी लिखे जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें अभिलेखों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए इससे पता चलता है कि भाई राजा का जो नाम था वो क्या था, राजा की सोच कैसी थी, राजा के विचार क्या थे, राजा ने अपने समय में सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जो कि जनता के कल्याण के हित में हो। या फिर हम कह सकते हैं कि इन अभिलेखों से हमें तत्कालीन समय की सामाजिक जानकारी, धार्मिक जानकारी, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर सिक्के भी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमें महत्वपूर्ण जानकारी इतिहास के बारे में देते हैं। जैसे कि सिक्कों से हमें तत्कालीन समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। इससे पता चलता है कि तत्कालीन समय में जो सिक्के होते थे वह किस धातु के बने होते थे, चांदी के बने होते थे या सोने के बने होते थे या किसी अन्य धातु के बने होते थे। जैसे मान लीजिए अगर सिक्के सोने के बने होते थे तो अर्थात तत्कालीन समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी अत्यधिक मजबूत रही होगी। ये हमें जानने को मिलता है। सिक्कों से हमें धातु विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त होती है। धातु विज्ञान मतलब किस किस धातु के जो सिक्के बने हैं ये सब जानने को मिलता है। साथ में हमें संगीत की जानकारी भी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त को अपने एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कि इस बात की जानकारी का प्रतीक है कि गुप्त काल में संगीत अर्थात चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था वह क्या करता था, मतलब कि वीणा बजाता था, मतलब संगीत प्रेमी था। ये जानकारी हमें सिक्के से प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ में मूर्तियां भी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अपने इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जैसे मूर्तियों से हमें तत्कालीन समय की महिलाओं के बारे में पता चलता है, महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने के लिए मिलता है, सामाजिक जानकारी के बारे में जानने के लिए मिलता है। इससे भी धातु विज्ञान की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ में चित्रकला से हमें रंग संयोजन के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार के रंगों का प्रयोग लोग किया करते थे। ठीक है, किस प्रकार की चित्रकला के साक्ष्य होते थे। चित्रकला से भी सोसाइटी, समाज और आपके धर्म, इन सब के बारे में पता चलता है। विभिन्न प्रकार की चित्रकारी विभिन्न कालखंडों में देखी गई है। वहीं पर भवन निर्माण जो बिल्डिंग फॉर्मेशन है यह भी हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामाजिक आधार प्रदान करता है। सामाजिक आधार मतलब सामाजिक जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। अर्थात उनके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये पता चलता है कि जो लोग थे वहाँ के कितने समृद्धशाली हुआ करते थे, क्योंकि ईंटों के मकान बने होने के साथ साथ में उनके जो मकान थे वह दुमंजिला बने होते थे, जैसा कि हम वर्तमान समय भी देखते हैं। तो भवन निर्माण से भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं कब्रें जो होती हैं, कब्रें अर्थात आप समझ सकते हैं कि डेड बॉडी को जिसमें दफनाते हैं कब्रें,
तो कब्रों से भी हमें तत्कालीन समय की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है कब्रों से। तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत थे, परंतु इन पुरातात्विक स्रोतों की अपनी एक सीमा भी है, लिमिटेशन भी है, क्योंकि इनके साथ में मानवीय हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, जिससे कि हमारे इतिहास की जानकारी के लिए एक प्रकार से यह बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इसी के साथ साथ में इतिहास की जानकारी के लिए इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण हैं जिस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों में आपके दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत होते हैं, देसी और विदेशी। देसी के अंदर धार्मिक और गैर धार्मिक, और धार्मिक स्रोतों में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को शामिल किया जाता है। जैसे कि वेद जो हैं, आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है, जिनमें आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया है। और इन वेदों से हमें तत्कालीन समय के वैदिक संस्कृति की, वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। वहीं पर रामायण से रामायण काल की जानकारी मिलती है, महाभारत से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथों से विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हमें दी जाती है, अर्थात जैन धर्म से संबंधित, जैन दर्शन से संबंधित जानकारी। वहीं पर बौद्ध ग्रंथ भी इसमें काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इतिहास के स्रोत के रूप में। परंतु इनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, और वह लिमिटेशन, वह सीमा क्या है? वह है कि क्यों इनका जो झुकाव जो होता है धार्मिक स्रोत का, वह धर्म की ओर ज़्यादा होता है, और अर्थव्यवस्था, अन्य जो पक्ष हैं, सामाजिक पहलू हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, उन पर कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इनके जो साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक जो आपके स्रोत हैं, इनकी जो लिमिटेशन है, इसी बात को लेकर के थोड़ा सा इनको सीमित किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत अगर देखें तो इनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र शामिल है, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है, राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है, अर्थात इसमें बताया गया है राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राजा को अपने प्रजा के हित में क्या क्या करना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों पर लिखी गई एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि तत्कालीन समय के मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में भी हमें मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है। वहीं पर विशाख दत्त की एक और पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम, और देवी चंद्र गुप्तम में हमें तत्कालीन समय के गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, इसमें हमें व्याकरण की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोतों की अपनी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं पर देसी स्रोतों के साथ साथ में साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी स्रोतों को भी शामिल किया गया है, और इन विदेशी स्रोतों में आपके यूनानी, चीनी और अरबी स्रोतों को हम देखते हैं। यूनानियों के अंतर्गत मैगस्थनीज का नाम आप सबने सुना होगा। मैगस्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 वर्ष तक रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब 6 वर्ष तक रहा, उसने मौर्य वंश के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी, और विभिन्न प्रकार की जानकारी में इस मैगस्थनीज ने सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी को शामिल किया, प्लस प्रशासनिक जानकारी भी इसने मैगस्थनीज के द्वारा दी गई थी, और इसकी पुस्तक है इंडिका। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इसके साथ साथ में प्लिनी एक इतिहासकार थे, ये भी एक यूनानी इतिहासकार थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री।
और नेचुरल हिस्ट्री में ये एक प्रकार से कहा जाता है कि ये जो पुस्तक थी इसमें भारत और फारस के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। प्लिनी एक ऐसा इतिहासकार था कि मौर्योत्तर काल में कहा जाता है कि जब ये सिल्क रूट जो होता था तो सिल्क रूट के माध्यम से होता क्या था कि जो भारत से रेशम जाया करता, भारत से रेशम निर्यात किया जाता था यूरोप में और भारत उसको आयात करता था चाइना से। तो ऐसी स्थिति में यूरोप वासियों को भारतीय वस्तुएं बहुत ज़्यादा पसंद थी और बदले में भारतीयों को मिलता था बुलियन। बुलियन मतलब होता है एक कीमती धातु, और जब बुलियन जैसे कि सोना चांदी इस तरह की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें भारत में जब आती थी प्रवेश कर जाती थी तो उस स्थिति को लेकर के ये जो प्लिनी है ये विलाप करता है और कहता है कि यूरोप का सारा सोना भारत में जमा हो रहा है। तो प्लिनी भी कहीं ना कहीं हमें इतिहास की जानकारी देता है। वहीं दूसरी ओर चीनी इतिहासकारों की यदि हम बात करें तो चीनी इतिहासकारों में हेनसांग प्रमुख है और हेनसांग जो है इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हर्षवर्धन के समय में राजा हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित थे उनके समय में हर्षवर्धन आया था और नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर के, नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के इन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया, बौद्ध दर्शन से संबंधित चीज़ों को सीखा नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब इसी प्रकार से हेनसांग जो है वास्तव में इनका नाम युआन चांग था, युआन चांग। हेनसांग को ही युआन चांग कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी हेनसांग ने और उस पुस्तक का नाम था सीयू की। और इस सीयू की पुस्तक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी भारत के इतिहास के संदर्भ में हेनसांग देता है और हेनसांग हर्षवर्धन की भूरी प्रशंसा भी करता है। ये विभिन्न प्रकार के पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक एवं धार्मिक पक्षों की जानकारी हेनसांग के द्वारा दी गई है। वहीं फाहान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फाहान भी एक चीनी यात्री था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के हमारे इतिहास की जानकारी के रूप में कितनी महत्वपूर्ण विशेषता है। वहीं अरबियों की अगर हम बात करें, जो अरबी इतिहासकार थे इनकी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इन अरबियों ने हमारे मध्यकालीन इतिहास को लिखने में अर्थात उसको समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि इनमें एक प्रमुख नाम मिलता है अल बरूनी का। अल बरूनी जो थे, अल बरूनी का जो वास्तविक नाम था, इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम कह लो, ये वो अब्दुर रेहान था। अब्दुर रेहान था, ये भी भारत में आए थे और भारत में आकर के इन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी किया था अल बरूनी ने। बेसिकली ये जो है महमूद गजनबी के साथ आए थे और महमूद गजनबी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा। अल बरूनी के महमूद गजनबी के साथ में अल बरूनी, उतबी, फारूकी, इस प्रकार के जो इतिहासकार थे वो लोग आए थे। वहीं पर फिरदौसी भी इनमें से एक थे, अल मसूदी भी इनमें से एक थे। अल बरूनी की एक प्रमुख पुस्तक का नाम मिलता है और वह पुस्तक है किताबुल ए हिंद, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद मतलब कि तहकीकात करना, हिंदुस्तान की खोज करना। ये किताब अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी और जिसमें अल बरूनी ने सामाजिक और धार्मिक जानकारी को प्रस्तुत किया। वहीं पर फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है वो फिरदौसी के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी देखने का प्रयास किया कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में इतिहास की जो जानकारी है हमें किन स्रोतों से मिलती है और किस किस प्रकार की जानकारियां हमें इतिहास के स्रोत से मिल रही हैं। अगर यहाँ पर हम प्रश्न की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चंस आपके किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया जाता है या शामिल नहीं किया जाता। इस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है,
मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये सारी चीज़ें, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मैगस्थनीज के द्वारा, नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, प्लिनी के द्वारा, ये सारी चीज़ें हम अपने इतिहास के स्रोत के रूप में देख रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी यहाँ से काफ़ी अच्छे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे और वो जो है अभी देखेंगे कि इतिहास को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो देखने का भी हम यहाँ पर प्रयास करते हैं और वहाँ से भी आपके 1-2 प्रश्न हूबहू पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में आप देखोगे कि एक होता है प्रागैतिहासिक। कौन सा होता है? प्रागैतिहासिक। एक होता है आद ऐतिहासिक। और एक होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि प्रागैतिहासिक की हम बात करते हैं, आखिर ये होता क्या है? प्रागैतिहासिक एक ऐसा इतिहास होता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं होते, अर्थात रिटन एविडेंस नहीं होते। लैक ऑफ रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है, लिखित साक्ष्य नहीं होते, लिखित साक्ष्य नहीं होते, दैट इज कॉल्ड प्रागैतिहासिक। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल मतलब कि पत्थरों का काल। अब जो पाषाण काल था इसमें आप समझ रहे हैं कि आदि मानव हुआ करता था और आदि मानव जो था उस समय पे लिखना पढ़ना नहीं जानता था। पाषाण युग का जो मानव है उसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वह वहाँ पर क्या है, एक प्रकार से हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं उत्खननों से, खुदाइयों से। तो उसको इसका एग्जाम्पल है आपका पाषाण काल, जो कि लिखा नहीं गया है, उसको कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। वहीं पर एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य होते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य होते हैं अर्थात रिटन एविडेंस होते हैं, परंतु आज तक पढ़ा नहीं गया, परंतु आज तक पढ़ा नहीं गया, परंतु आज तक पढ़ा नहीं गया, अर्थात लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं परंतु आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, परंतु उनकी जो लिपि थी हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए, उनकी लिपि को हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि वो लिखना पढ़ना जानते थे। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। उनकी जो लिपि होती थी वो चित्रात्मक होती थी, भावात्मक होती थी, चित्रों के रूप में लिपि लिखी हुई होती थी। 250 से 400 चित्राक्षर उनकी लिपि में होते थे। दाएं से बाएं उसको लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट उसे लिखा जाता था, परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। बड़े बड़े विद्वान आए, पढ़ने का प्रयास किया, नहीं पढ़ पाए। इसलिए इस इतिहास को हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक इतिहास में। वहीं पर ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक जो होता है वह साक्षर होता है। साक्षर अर्थात इसको क्या कर लिया गया है? पढ़ लिया गया है। जैसे कि अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा हुई। जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास कितने कैटेगरी हैं, प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल मतलब कि जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं होते, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या, पाषाण काल, इसमें लिखित साक्ष्य होते हैं परंतु आज तक पढ़ा नहीं गया, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। वहीं पर ऐतिहासिक में ये क्या है, साक्षर हैं, और साक्षर में क्या है, इनको पढ़ लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब ये चीज़ तो हमने जान ली कि आखिरकार इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या हैं, और इतिहास की कौन कौन सी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतिहास का जो सिलेबस है प्राचीन भारत का, वो क्या सिलेबस है और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक नज़र में आपको सिलेबस पे बात करूंगा कि इसके सिलेबस में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा इतिहास के अंदर, पहला जो टॉपिक है हमारा इतिहास के अंदर वह होगा पाषाण काल। दूसरा टॉपिक होगा हमारा ताम्र पाषाण काल। तीसरा टॉपिक होगा हमारा पत्थर से जुड़ा हुआ काल है, तो इसको हम इसी में देख लेंगे, महापाषाण काल। चौथा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को ही हम अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं, और इसी को हम सैंधव सभ्यता भी कह देते हैं, सैंधव सभ्यता, और इसी को हम प्रथम नगरीकरण के नाम से, प्रथम नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, शहर बने हुए थे, नगर बने हुए थे। इसके साथ साथ में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो तिथि थी, तिथि की अगर मैं बात करूं तो ये 2500 BC से लेकर के 1750 BC के आसपास थी। हालांकि इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तिथियां दी हैं, और अलग अलग तिथियों में सबसे ज़्यादा जो मान्य तिथि है वह 2500 BC से 1750 BC की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये जो तिथि है वह कार्बन डेटिंग के आधार पर है। किसके आधार पर है? कार्बन डेटिंग के आधार पर। और कार्बन डेटिंग एक आयु ज्ञात करने की क्या होती है? पद्धति होती है। ओके, इधर देखते हैं 5वें पॉइंट पे, इसमें इसके बाद आता है आपका वैदिक काल, और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC का है। 1500 BC से 600 BC। और वैदिक काल को हम दो भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसी प्रकार से जब वैदिक काल आया, और वैदिक काल में आपको पता है कि बहुत ही बड़े स्तर पर धार्मिक कर्मकांड बढ़ जाते हैं, और कर्मकांडों के विरोध में नास्तिकवाद का उदय होता है। और इस नास्तिकवाद के उदय में आपको पता है कि सीधा हम यहाँ पे नास्तिकवाद का उदय, और नास्तिकवाद के उदय में आपके दो धर्म महत्वपूर्ण हैं, जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि नास्तिकवाद का जब उदय हुआ तो करीब नहीं तो 63 धर्मों का इस समय उदय हुआ था, और 63 धर्म जो थे वो नास्तिकवाद मतलब कि वैदिक धर्म के विरोध में खड़े हुए थे।
और वैदिक धर्म के विरोध में इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि वैदिक धर्म तत्कालीन समय में काफी कर्म कांडों से क्या था, सम्मिलित था। कर्म कांड बढ़ गए थे, धार्मिक कर्म कांड बढ़ गए थे, सामाजिक रूढ़ियां बढ़ गई थी, इस तरह की चीजें यहाँ पर हो गई थी। हम जब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वैदिक काल में, वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में ऐसा क्या हुआ कि नास्तिकवाद का उदय हो गया। नास्तिक का अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण धर्म के ईश्वर को नहीं मानता, ब्राह्मण धर्म के ईश्वर को नहीं मानता, उसको कहते हैं नास्तिक। इसके बाद में देखेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का उदय, और मगध साम्राज्य का उदय कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसको मगध के साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगध का उदय। फिर इसके साथ साथ में आपने सुना होगा महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल पढ़ेंगे। और महाजनपद काल आपको पता है कि 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इससे मिलता है 16 महाजनपदों की जानकारी। ठीक है, और उसके बाद इसी समय इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश जो कि मगध का ही एक पार्ट होगा हालांकि। फिर मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद होगा गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं वह हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के टॉपिक हैं, और इन्हीं टॉपिक्स में से ही हमारे अच्छे खासे प्रश्न हूबहू बनते हैं। और इनमें एक टॉपिक है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत को हम अलग से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। बाकी के ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया कि एक क्रम के आधार पर इनको पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो इतिहास है उसको किस प्रकार से मतलब याद किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। ये पूरा हमारा एक क्लास होगी और प्रत्येक टॉपिक पर डिस्कस करते हुए इसको हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इसी के साथ में यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि वास्तव में हमें कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ में मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।